आइए हम लोग वर्ग 9 के विज्ञान पुस्तक के पाठ 6 उत्तक की पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को जानते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि उत्तक क्या है। तो इसका उत्तर देखिए इस प्रकार है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका उत्पत्ति एवं कार्य एक समान होता है उत्तक कहलाते हैं। जैसे रक्त, अस्थि, फ्लोएम, जाइलम ये सब उत्तक के उदाहरण हैं। तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिनका कार्य एक समान होता है तथा इनकी उत्पत्ति भी समान होती है, इसी को उत्तक कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि बहुकोशिक जीवों में तो हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन पाया जाता है। तो श्रम विभाजन में क्या होता है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष अंग होते हैं। तो इसी प्रकार विशेष कार्य को करने के लिए विशेष उत्तक होते हैं। उत्तक जो होते हैं वह किसी कार्य को करने के लिए विशेषीकृत होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इस प्रकार जो बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है इनमें विशेष उत्तक विशेष कार्य को करता है। जैसे फ्लोएम उत्तक जो होता है यह पौधे में बने हुए भोजन, जो पौधा के पत्ता में भोजन बनता है उस भोजन को वहां से ले करके और पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये उत्तक है, फ्लोएम उत्तक जो इस कार्य को करता है। इस प्रकार और देखिए जैसे पेशी उत्तक जंतुओं में जो होता है यह क्या करता है कि विभिन्न अंगों में गति उत्पन्न करता है। इस प्रकार बहुकोशिक जीवों का अधिकांश आवश्यक कार्य उत्तकों के द्वारा ही संपन्न होता है। अब अगला प्रश्न देखा जाए। तीसरा प्रश्न क्या है? क्या है तीसरा प्रश्न? तो तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है यही अपचयित होकर के और क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 क्या है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसका क्या कार्य है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पत्तों का जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पौधों में जैसे पानी जब वायुमंडल में जलवाष्प बन के जब चला जाता है तो पौधा के अंदर तो पानी की कमी हो जाती है, तब एक चूषण बल उत्पन्न होता है जो जाइलम के थ्रू नीचे से पानी को चूसता है। तो इस प्रकार यह बल पानी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तो ये जाइलम द्वारा ऊपर आता है पानी और वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तों के आसपास नमी बनी रहती है। दिन में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्ता के चारों तरफ नमी रहती है जिससे कि पत्ते मुरझाते नहीं, लेकिन दोपहर में जब वाष्पोत्सर्जन का दर कम हो जाता है तब पत्ते मुरझाते हैं। तो इसलिए कि उस समय रंध्र बंद हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसके कारण वायुमंडल में गैस का संतुलन बना रहता है। मतलब ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना,
तो इसमें तो मुख्य रूप से जलवाष्प निकलते हैं, लेकिन गैस का जब आदान प्रदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, तो उससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। और क्या है कि मूलरोम से जल अवशोषण का दर बढ़ जाता है। तो जब पानी निकल जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो चूषण बल जो उत्पन्न होता है तो उसमें पानी ऊपर की ओर खिंचाता है। तो जड़ में जो मूल रोम होते हैं वह भी जल और खनिज लवण को मिट्टी से तेजी से अवशोषित करने लगते हैं। इस प्रकार ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 क्या है कि सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं। तो सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो सरल ऊतक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न 6 क्या है कि प्ररोह का शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है। प्ररोह का शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो प्ररोह का जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है यह तना और जड़ के शीर्ष भाग में, मतलब वर्धी प्रदेश या वर्धी भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला 7वां प्रश्न है कि नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो ये इसका उत्तर देखिए इस प्रकार है कि जो नारियल का रेशा होता है ना, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। ऐसे स्क्लेरेन्काइमा का हिंदी होता है स्थूलकोण ऊतक, लेकिन यहाँ दिया है आपकी पुस्तक में कि नारियल का रेशा जो है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। अगला प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है कि फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। तो इसका मतलब है कि फ्लोएम जो है किस किस घटक के मिलने से बना है। तो फ्लोएम के जो संघटक होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन है? तो चालनी कोशिका है, चालनी नलिका है, साथी कोशिकाएं हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशा। ये फ्लोएम के 5 संघटक होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला 9वां प्रश्न है कि उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो यह हमारे शरीर में जो गति के लिए उत्तरदायी ऊतक होता है वह तो पेशी ऊतक है। तो इसका आंसर देखिए कि पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। फिर अगला प्रश्न 10वां है। क्या है कि न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। न्यूरॉन ना, तो यह नर्व सेल है, कोशिका है जो देखने में इसकी आकृति तारा के समान लगती है और इसमें पतले पतले लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसमें एक प्रवर्ध लंबा हो जाता है उसको हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं हम लोग। तो ये तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, यह तंत्रिका ऊतक का एक इकाई होता है। अगला प्रश्न क्या है कि हृदय पेशी के 3 लक्षण को बताइए। तो हृदय पेशी के 3 लक्षण कौन कौन है? तो इस प्रकार तीनों लक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है कि इस ऊतक की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं, शाखित होती हैं और एक केंद्रीय होती हैं, मतलब एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। दूसरा इसका लक्षण है कि यह ऊतक जीवन भर लयबद्ध ढंग से सिकुड़ते फैलते रहते हैं, मतलब इनमें संकोचन और प्रसरण लगातार होते रहता है। तीसरा लक्षण है कि
इसकी जो पेशियां होती हैं इस पर अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं। इस प्रकार ये हृदय पेशी के 3 लक्षण हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक का अंदर में जो प्रश्न था उसका उत्तर समाप्त हुआ। अगर आप इसको समझे होंगे वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।